चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, खबरों पर विस्तार से बात शुरू करते हैं। यूपी चुनाव के लिए भाजपा कोर ग्रुप की बैठक आज है और दिल्ली में आज से 2 दिनों तक ये मंथन चलेगा भारतीय जनता पार्टी का। उम्मीदवारों के नामों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में, इस महामंथन में शामिल होंगे। पहली सूची में भाजपा ने 107 उम्मीदवारों का ऐलान किया हुआ था। अब आगे जो उम्मीदवार घोषित किए जाने हैं उस पर यह महामंथन होगा, 2 दिनों तक चलेगा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज इस महामंथन में दिल्ली में बैठक करने जा रहे हैं। चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हो, मुख्यमंत्री हो, दोनों उप मुख्यमंत्री हो, ये सभी लोग। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर जब भाजपा की पहली कोर ग्रुप की बैठक हुई थी तो क्या कुछ हुआ था। उस बैठक के बाद से कैसे कैसे तमाम जो सियासी घटनाक्रम थे वो बदले थे। देखिए, पहली बैठक से अब तक क्या क्या हुआ विस्तार से आपको बता रहे हैं। 11 जनवरी को दिल्ली में भाजपा की कोर ग्रुप की पहली बैठक हुई। इस बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। महामंत्री संगठन सुनील बंसल के अलावा कुछ और नेता भी बैठक में शरीक हुए। पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया। अमित शाह ने नेताओं को लेकर रिपोर्ट ली, फीडबैक लिया नेताओं को लेकर। उसके बाद 12 जनवरी को भी भाजपा कोर ग्रुप की बैठक जारी रही। लगातार उम्मीदवारों को लेकर मंथन होता रहा। 13 जनवरी भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और साथ ही साथ पीएम मोदी भी चुनाव समिति की इस बैठक में शामिल हुए। पहले 2 फेज के उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। उसके बाद 15 जनवरी की बात कर लीजिए। देखिए, 15 जनवरी को भाजपा की पहली लिस्ट जारी की गई। ये जानकारी भी आपको दे रहे हैं। भाजपा ने 107 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 83 सिटिंग विधायकों में से 63 को टिकट दिया गया। 20 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया गया। साथ ही 21 नए चेहरों को मौका दिया गया, यानी कि 2022 के दंगल में उतार दिया गया। तो अभी तक क्या कुछ हुआ कोर ग्रुप की बैठक में, ये जानकारी आपको तफसील से हमने दे दी है। अब देखिए, कोर ग्रुप की बैठक होनी है, 2 दिनों तक मंथन चलेगा उत्तर प्रदेश को लेकर। एक बार फिर से क्या कुछ यहां से निकल करके बाहर आता है वो आपको लगातार हम बताएंगे। दिल्ली में भाजपा का महामंथन, कौन कौन बड़े चेहरे इस बैठक का हिस्सा होंगे, इस महामंथन में शरीक होंगे, वो भी आपको बता रहे हैं। अमित शाह की मौजूदगी होगी, केंद्रीय गृह मंत्री है, चाणक्य कहे जाते भारतीय जनता पार्टी के। जेपी नड्डा भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी शरीक होंगे। ताजा हालातों पर समीक्षा की जाएगी। अलग अलग हिस्सों से नेताओं को लेकर जो फीडबैक मिला होगा उसी पर आगे कोई फैसला लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो आइए इस महामंथन के बारे में और मालूमात हासिल करते हैं। अविनाश तिवारी इसके लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बलराम पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले दिल्ली चलेंगे जहां पर ये महामंथन होना है। अविनाश, कब और कहां ये बैठक शुरू होगी, जो बड़े नेता हैं उनके नाम बताइए, और एजेंडा क्या होगा इस बैठक का, किस विषय से बातचीत शुरू होगी? जी देखिए, अगर बात करें तो आज शाम को 5 बजे ये बैठक बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में होगी, जहां पे तमाम सारे बीजेपी के उत्तर प्रदेश के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और केंद्र से अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले 3 फेज के उम्मीदवारों के नाम का चयन बीजेपी ने कर लिया है। कुल 172 उम्मीदवारों को चुन लिया गया है, तो लिहाजा बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी 8 सीट खाली रखी गई है, जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि कुछ सीट इसमें से अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल को भी दिया जाएगा और कुछ सीटें निषाद पार्टी को भी दिया जाएगा। ये जानकारी फिलहाल अभी मिल रही है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सारे जो बीजेपी के नेता हैं वो अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे हैं, उस पर बीजेपी की ओर से उनको साफ संदेश दे दिया गया है कि जिनके पुत्र अभी तक विधानसभा के सदस्य नहीं है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। जिनके पुत्र पहले से विधानसभा के सदस्य हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनके नाम को लेकर के मंथन किया जाएगा। अगर वो जीतने की कंडीशन में है तो उनको टिकट दिया जाएगा। बीजेपी के 4-5 ऐसे बड़े नेता हैं जो लगातार अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। इसमें अगर खास तौर से बात करें तो इसमें रीता बहुगुणा जोशी है जो अपने पुत्र के लिए लखनऊ कैंट से टिकट की मांग कर रहे हैं। वहीं कौशल किशोर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो अपने 2 पुत्रों के टिकट के लिए मांग कर रहे हैं। क्योंकि उनकी पत्नी जय देवी पहले से मलियाबाद सीट से विधायक है, तो उनका यह कहना है कि मेरी पत्नी सीट छोड़ने के लिए तैयार है, उसमें छोटे बेटे को टिकट दिया जाए। और सीतापुर की सिधौली सीट है, वहाँ से बड़े बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा जगदम्बिका पाल हैं, वो भी अपने बेटे
के लिए टिकट मांग रहे हैं, और भी बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार अपने परिवारजन के लिए टिकट मांग रहे हैं। लेकिन केंद्रीय कार्यालय की ओर से और केंद्रीय अगर कहें कि नेतृत्व की ओर से ये संदेश दे दिया गया है उन तमाम लोगों को कि उन पुत्रों को टिकट नहीं दिया जाएगा जो अभी तक राजनीति में नहीं है। हाँ, कई सारे ऐसे भी विधायक हैं कि जो ये चाहते हैं कि वो अपनी सीट छोड़कर अपने पुत्रों को चुनाव लड़वा दे या अपने परिवारजन को टिकट दिलवा दे, तो उनके नामों पर जरूर मंथन हो रहा है। जो सीट छोड़ने पर विचार कर रहा है, उसके बाद उनके पुत्र को लेकर बीजेपी एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। क्या ऐसे पुत्र चुनाव जीत पाएंगे? अगर चुनाव जीतने पाने की स्थिति में है तभी उनको टिकट दिया जाएगा। ये बीजेपी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया तमाम सारे पार्टी कार्यकर्ताओं को। इसके साथ साथ आज जिस तरीके से निषाद पार्टी और अपना दल की सीट को लेकर के भी मंथन होगा कि कौन कौन सी सीट उनको दे दी जाए, और बाकी बचे हुए सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन होगा। बिल्कुल अविनाश, और एक परिवार एक टिकट के सिद्धांत के आधार पर ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर के जो जिताऊ उम्मीदवार दिखाई देगा टिकट उसी को मिलेगा, और इसीलिए ये लगातार मंथन भी हो रहा है। आप रहिए हमारे साथ। बलराम पांडे लखनऊ से हाल बताएंगे। बलराम, दिल्ली में बैठक हो रही है यूपी को लेकर, लेकिन लखनऊ में कितनी हलचल आप महसूस कर पा रहे हैं? क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं? बताएं विस्तार से। देखिए, लखनऊ में हलचल पिछले 3 दिनों से है। लगातार यहाँ पर बैठकों का दौर चल रहा है और ये तय किया जा रहा है कि जो कोर ग्रुप की बैठक होगी उसमें किस तरीके से प्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश नेतृत्व देगा, और इसको लेकर के चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों स्वतंत्र देव सिंह या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं हों, सभी लोग बैठक करके इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार जो आने वाली लिस्ट है उसमें किस तरीके के प्रत्याशियों का चयन हो, और जो भाई भतीजावाद है, जो परिवारवाद है, उसको कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र वधू के लिए टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में जब अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया कि परिवार के सदस्य को वोट नहीं दिया जाएगा, तो कई नेताओं में निराशा भी है। अगर हम पहली कोर कमेटी की बैठक की बात करें तो उस बैठक में 107 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए, जिसमें 83 सिटिंग एमएलए थे, जिसमें से 20 सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया। सिर्फ 63 एमएलए का ही टिकट दोबारा दिया गया है, और करीब 21 ऐसे नए प्रत्याशी हैं जिन्हें पहली बार चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। तो इसको लेकर के भी खलबली है विधायकों में कि किसका टिकट कटेगा, किसे टिकट मिलेगा। इसके अलावा जो नए उम्मीदवार हैं उन्हें भी काफी ज्यादा उम्मीद है कि पार्टी उन पर भरोसा जता सकती है, और यही वजह है कि लगातार संगठन में काम किया जा रहा है। जो संगठन के नेता हैं वो लगातार कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं कि आखिरकार उनके क्षेत्र में किस नेता की क्या छवि है, क्या लोकप्रियता है, क्या जातीय समीकरण है। इन सभी पहलुओं पर चर्चा की जा रही है, और साथ ही जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, इनके भी नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी। क्योंकि जो सहयोगी दल हैं उनको भी निराश नहीं करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन्हें भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और यही वजह है कि जो आज प्रदेश नेतृत्व इस बैठक में शामिल होगा उससे यह भी पूछा जाएगा कि जो सहयोगी दल हैं उनको कहां कहां और किस तरीके से सीट दी जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उन्हें कोई निराशा ना हो, और साथ ही जो सहयोगी दल हैं उन्हें भी संतुष्ट किया जाए। जैसे संजय निषाद पहुंचे हुए हैं, उन्हें भी काफी उम्मीद है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उन्हें 1-2 सीट मिल सकती है, और साथ ही पूर्वांचल में भी उन्हें सीट मिल सकती है। तो उम्मीदें बहुत है लोगों को, लेकिन इन उम्मीदों पर जो आज मंथन होगा, जो बैठक होगा, उसमें निष्कर्ष निकलेगा कि आखिरकार किसको क्या मिलेगा। बिल्कुल ठीक है आपने बलराम के नेतृत्व जो पार्टी के नेता अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे हैं उनको क्या कहा जाए, जो सहयोगी दलों की डिमांड है उसको कैसे एडजस्ट किया जाए, और इसमें विनिंग कॉम्बिनेशन भी कैसे बरकरार रखा जाए। साथ ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, टिकटार्थी हैं, टिकटों की उम्मीद रखने वाले हैं, टिकट चाहने वाले हैं, वो भी नाराज न हो, पार्टी के साथ उनका जुड़ाव बरकरार रहे, ये निश्चित रूप से मंथन का विषय होगा पार्टी के भीतर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बलराम और अविनाश। एक तरफ दिल्ली में भाजपा आज उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन करेगी, वहीं दूसरी ओर भाजपा अपने साथी दलों के साथ भी कदम ताल कर रही है। खबर है कि संजय निषाद आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, और बताया यह जा रहा है कि आज भाजपा के साथ गठबंधन पर संजय निषाद की फाइनल बात होगी और इस पर मुहर लगने की संभावना है। आज संजय निषाद की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से होगी। वहीं दिल्ली पहुंचने से पहले एक इंटरव्यू में संजय निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ गठबंधन में निषाद पार्टी 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर निषाद पार्टी से भाजपा क्यों गठबंधन कर रही है। यूपी में निषाद वोट बैंक की ताकत क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। यूपी में निषाद वोट बैंक आपको समझाते, निषाद केवट मल्ला वोट मिलाकर करीब 5% हो जाते हैं और साथ ही करीब 60 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में ये वोटर हैं। गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर में निषाद वोटर अहम माने जाते हैं। मऊ, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, प्रयागराज में निषाद वोटर बेहद अहम है और फतेहपुर, हमीरपुर की सीटों पर भी निषाद वोटर बेहद अहम माने जाते हैं। और निषाद पार्टी का इतिहास क्या रहा वो भी आप जान लीजिए। साल 2013 में संजय निषाद ने पार्टी बनाई। मल्ला समुदाय की 553 उपजातियों को एक मंच पर लाने की कोशिश की। 2017 में पीस पार्टी के साथ गठबंधन किया, 72 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2017 में निषाद पार्टी की सिर्फ एक सीट पर जीत हुई। ज्ञानपुर सीट से विजय मिश्रा जीते थे। 2017 चुनाव में 5,40,000 से ज्यादा वोट मिले थे और 2017 में संजय निषाद गोरखपुर ग्रामीण सीट से चुनाव हारे और 2018 में गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा से गठबंधन हुआ और सपा के सिंबल पर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद उम्मीदवार बने और 2018 लोकसभा उपचुनाव में गोरखपुर में भाजपा प्रत्याशी को हराया और 2019 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल भाजपा के टिकट पर प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से चुनाव जीत गए। संजय निषाद के बेटे हैं प्रवीण निषाद। आइए आपको आजाद समाज पार्टी की बड़ी बैठक के बारे में बताएं। आज ये लखनऊ में होने जा रही है और कोर कमेटी की बैठक होगी आजाद समाज पार्टी की। सुबह 11 बजे इस बैठक का वक्त मुकर्रर है। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे चंद्रशेखर आजाद। आज आजाद समाज पार्टी की आगे की रणनीति वो बनाएंगे भी और उसके बाद प्रेस को बताएंगे। तो आज आजाद समाज पार्टी की बैठक सुबह 11 बजे, उनकी कोर कमेटी की बैठक लखनऊ में, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे करेंगे चंद्रशेखर आजाद। आगे की रणनीति उनकी क्या होगी? अब उनका गठबंधन नहीं हो पाया समाजवादी पार्टी के साथ, तो आगे वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, किस रास्ते पर चलेंगे, क्या उनकी रणनीति होगी, किन वोटों को साधेंगे, कैसे साधेंगे, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, ये सब आज तय होगा और इसके बाद वो प्रेस को दोपहर 12 बजे बताएंगे। आजाद समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की खबरें तेज थी, लेकिन वो डिरेल हो गई बातचीत और अब उसके बाद नाराजगी जाहिर की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को दलित विरोधी बताया चंद्रशेखर आजाद ने। अब आज वो बताएंगे कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,58,089 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में 385 लोगों की कोरोना से मौत की खबर है। एक दिन में 1,51,740 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं और देश में कोरोना के एक्टिव केसेस हैं 16,56,341। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 8,209 मामले सामने आ चुके हैं। तो ओमिक्रॉन भी सक्रिय है। कोरोना की तीसरी लहर आगे बढ़ रही है देश में और देखिए और ज्यादा केसेस पिछले दिन की तुलना में। इस वक्त अगर बात करें 2,58,089 नए मामले, 385 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत, लेकिन 1,51,740 मरीज ठीक भी हुए हैं, संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। तो देश का आंकड़ा आपने देखा। नोएडा की सिर्फ बात कर लेते हैं। नोएडा में 24 घंटे में 2,158 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। गौतम बुद्ध नगर में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 12,347 इसी के साथ ही हो गई है। 2,501 मरीज कोरोना से रिकवर होकर के घर लौटे। थोड़ी सी राहत ये है। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 1,301 नए मामले सामने आए हैं और गाजियाबाद में एक्टिव केसों की संख्या 10,000 के पार हो गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अलग अलग हिस्सों की क्या स्थिति है, इस पर लगातार नजर भी है सरकार की। ये ताजा जो आंकड़ा है वो बेहद डराने वाला। नोएडा में 24 घंटे में 2,158 केस मिले। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों की और उस पर मुख्यमंत्री योगी के एक्शन की। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार दिखाई दे रहा है। लखनऊ से लेकर नोएडा तक रोज कोरोना के नए मरीज बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। स्थिति का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस 1 लाख के पार हो चले। हालांकि सीएम योगी की भी
कोरोना के बढ़ते मामलों पर पूरी निगाह है। वो लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं और इसी क्रम में आज वो गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद में सीएम योगी संतोष हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 1 बजे इस अस्पताल में पहुंचेंगे और वहां पर अस्पताल में कोरोना को लेकर किए गए इंतजाम देखेंगे। इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और आपको बताएं कि गाजियाबाद में कोरोना के मामले 11,000 के पार जा पहुंचे हैं और ऐसे में स्थितियों पर नजर रखना बहुत आवश्यक हो चला है। अब आज गाजियाबाद में करेंगे निरीक्षण, वहां पर जाएंगे, किस तरीके से हालात वहां पर बन रहे हैं, स्थितियां किस तरीके से वहां पर हैं, इसको लेकर भापेंगे और फिर आगे के कदम उठाए जाएंगे, आगे किस तरीके से बढ़ना है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में स्थितियां और ज्यादा खराब ना हो, नियंत्रण से बाहर ना हो, ये सरकार की लगातार कोशिश है। और एक्शन मोड में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी लगातार दिखाई दे रहे हैं। 1 बजे संतोष हॉस्पिटल वो पहुंचने वाले हैं, वहां पर जाकर के निरीक्षण करेंगे, डॉक्टर से भी जानेंगे और साथ ही जो फीडबैक देने के लिए अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे उनसे भी विस्तार से तफसील से वो जानेंगे। सीधा आपको गाजियाबाद में चलते हैं। शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, गाजियाबाद में केसेस बढ़ रहे हैं, ये हमें दर्शकों को हमने बताया, लेकिन उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है, अस्पतालों में सुविधाएं क्या हैं और आप क्या स्थिति जमीन पर देख रहे हैं? देखिए, अगर सुविधाओं की बात की जाए तो हालांकि गाजियाबाद में जो तैयारियां हैं वो तैयारियां इस समय जोरों पर हैं और तैयारियों को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते अधिकारी। गाजियाबाद में सेकंड वेव में देखने को मिला था कि गाजियाबाद में यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी, यहाँ पर बेड नहीं थे, लेकिन अभी तक ये राहत भरी खबर ये है कि यहाँ पर अभी तक 10,000 से ज़्यादा मामले यहाँ पर आ चुके हैं और कोई कैजुअल्टी नहीं है। तो जिस तरीके से कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं जो प्रदेश के मुखिया हैं अब उन्होंने भी भ्रमण शुरू कर दिए हैं कोरोना को लेकर। आज गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद संतोष हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल को सरकार ने कोविड अस्पताल घोषित किया हुआ है, उसका निरीक्षण करेंगे। यहाँ पर इस समय 22 मरीज जो भर्ती हैं उनका हालचाल जानेंगे और अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। उसके बाद मीडिया के साथ एक ब्रीफिंग करेंगे और ब्रीफिंग में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो स्थिति को स्पष्ट करेंगे कि यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या कमी देखी। हालांकि कोई कमी की बात अभी तक गाजियाबाद में देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन के जो प्लांट थे वो भी यहाँ पर भरपूर तरीके से अब लगा दिए गए हैं। हालांकि जो केसों की संख्या है वो काफ़ी है, डराने वाली है केसों की संख्या, क्योंकि अभी 24 घंटे में भी आज जो मामले सामने आए हैं तो वो 1300 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। कल 2200 से ज़्यादा मामले सामने थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 10,000 से भी ज़्यादा मामले अब तक यहाँ गाजियाबाद में सामने आ चुके हैं, तो डराने वाले ज़रूर हैं। लेकिन अभी तक ये एक अच्छी बात है कि कोरोना को लेकर कोई भी मौत नहीं हुई है। जो दूसरी लहर में देखने को मिला था कि दूसरी लहर में कोरोना के मामले जैसे जैसे आ रहे थे, तो वहीं जो मृत्यु द रेट था वो काफ़ी बढ़ता जा रहा था। अब तीसरी लहर में ओमिक्रॉन का भी खतरा है। लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसी तरह से अगर स्वास्थ्य विभाग की कहें या जिला प्रशासन की बात की जाए तो तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। चुनाव का भी समय है, वहीं चुनाव के समय भी इस तरह से जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं तो ये भी एक चैलेंज और बढ़ गया है। चुनाव भी है पहले फेज में और उसमें इस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो चैलेंज चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शक्ति इस जानकारी के लिए। और एक बड़ी अपडेट इसी बीच में, देश के मशहूर कथक नर्तक और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज का हृदय गति रुकने से कल निधन हो गया। वो 83 वर्ष के थे। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को उन्हें हार्ट अटैक आया। उनके पोते स्वरांश मिश्र ने सोशल मीडिया के जरिए महाराज जी के निधन की सूचना दी है। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का असली नाम ब्रजमोहन मिश्रा था। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज रविवार रात करीब 12 बजे तक अपने नाती पोतों के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे और अंताक्षरी खेलते खेलते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। वो बेहोश हुए। उन्हें दिल्ली के साकेत अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ पंडित बिरजू महाराज के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है। भारतीय नृत्य कला को विश्व भर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज के निधन से गहरा दुख हुआ। ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट
शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, दुख व्यक्त करते हुए बिरजू महाराज के निधन पर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है उनके निधन पर। यह रहा ट्वीट का कंटेंट। बिरजू महाराज के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा है कि कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का निधन अत्यंत दुखद है। उनका जाना कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। और बिरजू महाराज के निधन पर पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र ने भी शोक प्रकट किया है। उनके जाने से अपूर्णीय क्षति हुई है, कहा है। बहुत दुख हुआ और कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक तो परिवार, दूसरे अच्छे कलाकार, और उनके बारे में जब सुने हैं वही तो जैसे कोई कलेजी में चोट लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन होई है सोई जो राम रचि राखा, जो राम की इच्छा होगी वो होगा ही, चाहे हम हो, चाहे वो हो, चाहे कोई भी हो।